प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी और इस वक्त जहां से मैं आ रहा हूं वहां पर कल रात को इसी समय अफरा तफरी का माहौल था। आज यहां पर शांति पसरी है, अंधेरा पसरा हुआ है, लेकिन कल जो हादसा मोरबी में जिस जगह पर मैं खड़ा हूं वहां पे हुआ वो दिल दहला देने वाला था। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, काफ़ी लोग यहां पर अभी भी मौजूद हैं। कुछ जो यहां पर देखने आए हैं जिस हादसे को, लगातार वो टीवी पर देख रहे हैं। कुछ जो यहां पर कल भी थे और बाकी ऐसे लोग भी हैं जो यहां पर फ़ौज के साथ हैं, नेवी के साथ हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, जो यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस में अभी भी काम कर रहे हैं। मेरे सहयोगी पवन आपको दिखाएंगे, ये मेरे पीछे मच्चू नदी है जहां पर ये हादसा हुआ। इसी के ऊपर वो 140 साल पुराना पुल है। अब उस पुल के ये अवशेष भर रह गए हैं। अगर आप अंधेरे में देख सकें तो इस पुल के सिर्फ ये अवशेष रह गए हैं, क्योंकि ये पुल अब सिर्फ एक लोहे के तार पर टिका हुआ है। ऐसे 2 तारों पर ये पुल, जिसको झूला पुल कहते हैं, ये टिका हुआ था। इसका अभी मरम्मत करके 26 तारीख को इसे खोला गया और उसके बाद उस पर भी कई सवाल हैं, उन पर भी बात करेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो जानकारी हमारे पास है, ये जो आप यहाँ पर नाव देखेंगे, ये पीछे नाव दिख रही हैं, अब से कुछ देर पहले भारतीय नौसेना के जो डाइवर्स हैं, जो गोताखोर हैं, उन्होंने यहाँ पर अपना आखिरी गश्त इस पूरे यहाँ पर नदी में लगाई और कई घंटों की मशक्क़त के बाद भी उन्हें अभी और कोई नया शव या कोई भी यहाँ पर हताहत हुआ व्यक्ति नहीं मिला। उसके बाद कम से कम नौसेना ने अपने आज के जो कार्यक्रम हैं, जो अपना आज का ऑपरेशन है, उसको बंद कर दिया है। सोच के देखिए कि कल शाम को 6:30 बजे जब ये पुल अचानक टूटा होगा, मेरे यहाँ से अगर आप देखें तो करीब 40 फीट की, 30 से 40 फीट की ऊंचाई है, उससे लोग इस सख्त धरती पर, इस सख्त ज़मीन पर आके गिरे। कई लोगों को इतनी चोट लगी कि उनका दम टूट गया। जो बीच में थे वो एक के ऊपर एक नदी में गिरे। कई लोग उससे बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए और बेहोश होने के बाद पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। थोड़ी देर पहले मैं इस पुल के एक हिस्से पर था। ये जो हमारे पीछे एक अंधेरा है क्योंकि आप देख नहीं पाएंगे, महल नुमा जो आप आकृति देख रहे हैं, इसको दरबारगढ़ का हिस्सा कहते हैं। यही वो हिस्सा है जो टूटा था। इसके ऊपर एक निशानी है, एक 2 साल के बच्चे का, 3 साल के बच्चे का जूता एक वहाँ पर मिला। पुल के बिल्कुल मुहाने पर शायद अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ वो यहाँ पर रविवार की रात सैर सपाटे के लिए आया था। पता नहीं उसका क्या हुआ। हमारी सिर्फ यही दुआ है कि वो बच्चा शायद बच गया हो, लेकिन उसके जैसे और भी कई बच्चे थे। बताया जा रहा है कि 140 लोगों के आसपास जो इसमें हताहत हुए हैं, उसमें से कम 47 2 साल की उम्र से लेकर 18 वर्ष की उम्र तक के बच्चे थे। अब आप सोचिए उन परिवारों पर क्या बीती होगी। धीरे धीरे आपको पूरी कहानी बताऊंगा, आज किस तरीके से पूरा ये दिन रहा, कल रात से लेकर अब तक की क्या अफरा तफरी रही, क्या कानूनी दावपेच रहे, सरकार क्या कह रही है और जो लोग जिन्होंने अपनों को खोया है उनका दर्द किस तरीके से आज मोरबी में बह रहा है, ये सब आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कल से लेकर अब तक की मोरबी के इस हादसे की कहानी। मेरे चाचा के 2 लड़के थे, उसकी बीवी थी, उसके दोनों भाई के 2 बच्चे थे, एक हमारी बहन थी, उसके 2 बच्चे थे। टोटल 8 आदमी थे। उसमें एक हमारा जो भाई था उसकी बीवी बच गई, बाकी 7 डेड हो गए। कल वो लोग वहीं पुल पे गए हुए थे? जी हाँ, हमारी बहन आई थी जामनगर से, उसको लेके घूमने गए थे। मोरबी सस्पेंशन ब्रिज हादसे में अब तक मारे गए 141 लोगों में से 47 बच्चे हैं। रविवार शाम घूमने के लिए उस पुल पर आए इन लोगों का जैसे मौत इंतजार कर रही थी। 7 महीने बाद खुले इस पुल के केबल टूटने से कुछ ही पल में कई हंसती खेलती जिंदगियां मौत के आगोश में समा गईं। मरने वालों की तादाद रविवार रात से लेकर सोमवार सुबह तक बढ़ती रही और इनके साथ सैकड़ों परिवारों पर दुख का पहाड़ टूटता जा रहा था।
राजकोट से बीजेपी सांसद मोहन भाई कुंदरिया के ही परिवार के 12 लोग इस हादसे में जान गंवा बैठे। मोहन भाई रात भर राहत और बचाव कार्य में जुटे रहे। घटनास्थल से करीब 3 किलोमीटर दूर मोरबी के सरकारी अस्पताल में घायल पहुंचते रहे। हादसे का ब्यौरा बताते रहे। अस्मिन भाई, आप कल उस ब्रिज पे मौजूद थे जब ये दुर्घटना हुई। कितने बजे का समय रहा होगा? 6:30 बजे। और कितने लोग उस ब्रिज पे होंगे? 400 से 500 जना था। 400 से 500। आप मुझे आपने टिकट कोई खरीदा था? हाँ, आप मुझे दिखा पाएंगे टिकट कोई? तो ये वो टिकट है, मैं आपको दिखा दूं, ये अश्विन भाई हमें दिखा रहे हैं। 17 रुपए का ये टिकट है जो सभी लोगों को बेचा गया था। और इसमें ओरेवा का, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें ओरेवा कंपनी का ब्रांडिंग भी आपको दिखेगा। आप कब से आप यहीं पे बैठे हैं? कल से? हाँ, कल शाम से यहीं पे बैठे। मोरबी की मच्छू नदी पर बना 100 साल पुराना ये पुल ब्रिटिश दौर का था। गुजरात की ओरेवा कंपनी ने 7 महीने तक इसकी मरम्मत का काम किया। ओरेवा घड़ी बनाती है और बुनियादी ढांचों से जुड़े ऐसे प्रोजेक्ट का उसका अनुभव नहीं है। कंपनी ने 2 करोड़ रुपए की लागत से पुल की मरम्मत का काम एक छोटी कंपनी को ठेके पर दे दिया था। हम ठीक ब्रिज के नीचे खड़े हैं और आप एक बार ब्रिज का पूरा लेंथ देखिए कि कितना बड़ा ब्रिज है। ये केबल ब्रिज था, गुजरात का हिस्टोरिकल ब्रिज है। जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये ऑलरेडी एक जर्जर हालत में था। जब सरकार ने रियलाइज किया इसको मार्च में कि इस ब्रिज को रेनोवेट करने की बहुत जरूरत है, सरकार ने इस ब्रिज को बंद किया। ओरेवा ग्रुप नाम की एक कंपनी को रेनोवेशन का कार्य सौंपा गया। ओरेवा ग्रुप ने इस ब्रिज को 26 अक्टूबर को, जब गुजरात में न्यू ईयर मनाया जाता है, हमें बताया जा रहा है कि उन्होंने बिना फिटनेस सर्टिफिकेट लिए हुए इस ब्रिज को पब्लिक के लिए खोल दिया। मोरबी से तनुश्री पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आप तनुश्री की रिपोर्ट देख रहे थे। कल रात से वो यहाँ पर लगातार हमारे लिए अपडेट्स लेकर आ रही हैं। कुछ लोग यहाँ पर थे, आज सन्नाटा है, ज़्यादा लोग नहीं हैं। कल जिस तरीके की हलचल थी, जिस तरीके का मंजर था, कल आप यहाँ पर थे, आप बता रहे थे कि देर बाद आए थे। हादसे की थोड़ी देर बाद आए। थोड़ी देर बाद आए थे। क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल साहू। कहाँ से हो? राजस्थान से। राजस्थान से हो? हाँ। यहाँ क्या करने आए? यहाँ मेरे पापा का बिजनेस है बेल का। अच्छा, 30-40 साल से इधर ही है वो। तुम यहीं रहते हो? हाँ। तो क्या हुआ जब तुम यहाँ पहुँचे? पुल टूटे तब हम वहाँ से आए थे। वहाँ पर तुम उस तरफ थे? हाँ, उस तरफ स्वामीनारायण मंदिर की हाँ, तरफ? वहाँ खड़े थे। हाँ। बहुत से लोग अंदर गिर गए थे पानी के अंदर? हाँ, उनको पकड़ पकड़ के निकाल रहे थे, कोई बाहर ले जा रहा था। यहाँ बहुत सारे लोग भी थे, इस तरफ भी, सड़क पे, जमीन पे हाँ, पड़े हुए थे? हाँ, जमीन पे भी पड़े थे। इस तरफ भी बहुत मदद कर रहे थे, उस तरफ भी कर रहे थे। हाँ। दूसरे लोग आ रहे थे। बहुत भीड़ थी क्या कल? हाँ, बहुत भीड़, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी। हाँ। फिर कोई पुलिस का, प्रशासन का कोई आदमी कोई था यहाँ पर? पूरी मदद थी वो पूरे। जब भीड़ थी उस समय पुल टूटने से पहले लोग थे यहाँ पर? पुल टूटने से पहले तो हम थे ही नहीं ना यहाँ। अच्छा, हम तो बाद में आए, पता चला तब आए हम। पुलिस आ गई थी तब? हाँ, तब वो सब इधर ही थे। हाँ, तो कैसे लोग उस समय पानी के अंदर भी थे जब अब लोग निकाले जा रहे थे पानी से? हाँ, वो सब निकाल रहे थे। तो अभी आप लोग क्या दोबारा देखने आए हैं यहाँ पर? वही देखना है वापस कि क्या हाल है अभी? हाँ, क्या हाल है। कल तो यहाँ पे बड़ा भयानक मंजर रहा होगा। हाँ। चीख पुकार, बहुत सारे हाँ, लोग। बहुत। आप लोग भी थे यहाँ पर कल? आप थे यहाँ पर? सर, मैं कल बाद में पहुंचा, ये हादसा हुआ 2 कलाक बाद में पहुंचा। हाँ। लेकिन मैंने पूरा ये जांच किया। पहले यहाँ हुसैन भाई करके है, वो बोल रहे हैं अभी कि उसने 40 लोगों को जिंदा निकाला। वो हाँ, हुसैन भाई जो ये पुल टूटा पास में ही रहते हैं, वो उसने बोला कि मैं तुरंत ही इधर पहुंच गया। और हुसैन भाई एक ऐसी चीज़ है कि कभी भी पुलिस को मदद रूप जरूरत होती है तब भी वो लाश ढूंढने के लिए जाते हैं। अच्छा। हुसैन भाई ऐसा तरवैया आदमी है। हाँ। को जो जिसको बहुत वो पानी के अंदर खुद गए? पानी के अंदर 40 जिंदा आदमी को उसने निकाला, हुसैन भाई करके। उसने बोला अभी मुझे कि 40 आदमी को मैंने निकाला, अभी मेरे आंख में से आंसू नहीं सूख रहे हैं। क्या नाम है आपका? कृपाल कवाडिया, एडवोकेट। आप एडवोकेट हैं कृपाल? हाँ। ये जो आप सुन रहे हैं ना, ये लोगों की, ये शायद जीवन भर एक ऐसी आप बीती रहेगी, एक ऐसी घटना रहेगी जो इनके दिमाग से कभी निकलेगी नहीं। ऐसे हादसे भारत के अंदर भी शायद ही आपको इस तरह के हादसे मिले जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। और जैसे वो बता रहे थे कि हुसैन भाई यहीं रहते हैं, उन्होंने आके यहाँ पर लोगों को बचाया। जिन लोगों ने ये कल घटना देखी, उनके जीवन में ये घटना शायद एक अमिट छाप ज़रूर छोड़ जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके परिवार बाहर से, उनके रिश्तेदार आए हुए थे।
ये बड़ा पुराना पुल था, बड़ा फेमस पुल था। इसकी अभी अभी मरम्मत हुई थी। कहा यह जा रहा है खोला गया था जनता के लिए। जब इसे खोला गया 5 दिन पहले तो कहा गया कि 10 साल तक चलेगा, कितने भी लोग आ जाएं। और कल जो भीड़ थी उसमें ऐसे कई लोगों के परिवार थे जो देखने आए। उसी में से एक परिवार शाह साहब का था। यहाँ से बस 500 मीटर की दूरी पर उनका घर है। उनकी बहन जामनगर से आई हुई थी और रिश्तेदार आए हुए थे। आज उन्हें घर वापस जाना था। जाने से पहले कल शाम को एक बार इस ब्रिज पर, इस पुल पर घूमने आना चाहते थे। 8 लोग घूमने आए, 7 जनाजे घर वापस गए, एक अभी भी अस्पताल में है। तो हादसा हुआ उसके बाद कुछ गलियां, कुछ पते ऐसे हो गए हैं जिसमें आप जब पूछते हुए, ढूंढते हुए लोगों को आते हैं तो पता चलता है कि जिसके घर से 7 जनाजे निकले, अब वो घर शायद लोगों को, सबको रास्ते में पता चल गया है। वो घर सीधे आपको लोग रास्ता दिखा देते हैं। ऐसे ही मोरबी में जो कल हादसा हुआ उसमें एक परिवार है जिसके ऊपर इतना बड़ा दुख टूटा, इतना बड़ा कहर टूटा। क्या नाम है सर आपका? सामदान मजलूम सा। आपके परिवार के 7 लोग कल आपने खो दिए। कौन कौन थे आपके रिश्तेदार में? परिवार कौन थे? मेरे चाचा के 2 लड़के थे, उसकी बीवी थी, उसके दोनों भाई के 2 बच्चे थे। एक हमारी बहन थी, उसके 2 बच्चे थे। टोटल 8 आदमी थे। उसमें एक हमारा जो भाई था उसकी बीवी बच गई, बाकी 7 डेड हो गई। कल वो लोग वहीं पुल पे गए हुए थे? जी हाँ, हमारी बहन आई थी जामनगर से, उसको लेके घूमने गए थे। आज वो जाने वाली थी तो कल उसने सोचा कि चलो घूम के आते हैं। वो सब 8 जो थे, 4 बच्चे थे, 4 बड़े थे। उसमें 4 बच्चे और 3 जो थे बड़े, वो सभी देहांत हो गया सभी का। उन्हें मुश्किल हुई ढूंढने में? उनको मुश्किल तो बहुत हुई, बहुत परेशान। हाँ बहुत। हाँ जी, 50 आदमी घूम रहे हैं, पूरा परिवार ढूंढ रहा है। 50 से भी ज़्यादा था। हमारा जो समाज था, समाज भी पूरा था। हमारा कुटुंब के 50 आदमी थे। सभी सब उसको ढूंढने में लगे थे और सभी हॉस्पिटल पे सुबह 6 बजे से सब हॉस्पिटल पे थे। सब 4 बजे जो एक लाश बाकी थी वो 4 बजे मिली। फिर हम यहाँ घर को सबको लेकर आए सबको। गुस्सा है, गम के साथ साथ क्या, किसको जिम्मेदार मानते हैं? गुस्सा तो बहुत था कि जो ये पुल बंद था और उसने जिसने जो रखा हुआ है उसने 2 करोड़ में उसको रिनोवेशन किया। तो उसकी जो कैपेसिटी है उससे 3-4 गुना आदमी को टिकट उसने दे दिया। और पूरा जो झूलता पुल है उसके पूरे जो आदमी ज़्यादा हो गए, उसका झूलना ज़्यादा हो गया। फिर उसकी जो रस्सियाँ था वो टूट गई, 2 उसके भाग हो गए। एक भाग में जो सभी थे वो उस सभी पानी में गिर गए। एक भाग में जो था उसमें सब लटक गए सब। और जब आप पहुंचे थे वहाँ पे कल, आप भी गए होंगे, जी हाँ, क्या माहौल था उस समय? माहौल तो पूरा गमगीन था। जो आदमी जो तरवैये थे, जो पानी में जो मच्छी मार कर धंधा करते, वो सब 50-60 आदमी उस डेड बॉडी निकालते थे। और दूसरे बहुत आदमी थे, वो सब अंदर उतरे हुए थे। पूरा गांव वहाँ पे खड़ा हुआ था। सभी एम्बुलेंस 40-50 एम्बुलेंस वहाँ लगी हुई थी। प्राइवेट जो होते वाहन वो भी वहाँ लगे हुए थे। पूरा माहौल वहाँ गमगीन था। मैं बस आपसे अंत में ये पूछना चाहता हूँ कि जिम्मेदार किसे मानते हैं? आपने अपने परिवार को खोया। जिम्मेदार तो जो जिसने जो ये काम किया था, जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसने उसके जो अभिमान था गलत, उसके हिसाब से जो जिसने जो रखा हुआ था, जिसमें जो शामिल थे सब, जो जिसने जो किया उल्टा पुल रखा हुआ था, वही जिम्मेदार है ना। क्यों ये सवाल आज ना पूछा जाए कि जिन लोगों ने, जिनकी ये गलती है, उनसे सवाल क्यों ना पूछे जाएं? सरकार से सवाल क्यों ना पूछे जाएं कि म्यूनिसिपैलिटी आंख बंद करके क्या कर रही थी अगर इस तरीके से पुल खोल दिया गया बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के? इनकी सोचिए, ये अब बार बार वो तस्वीरें देख रहे हैं। इतने छोटे बच्चे थे, 4 छोटे बच्चे इस तरीके से परिवार ने खोए, 3 और परिवार ने लोग खोए, एक घर से 7 लोगों का जनाजा उठा। क्या तो कोई इनको आके ऐसे शब्द कहे कि जिससे कि इनको कुछ ढांढस बंधे, कुछ सांत्वना मिले। इनके लिए शायद अब इंसाफ, ढांढस, ताकत वही होगी
कि कम से कम सरकार सुने, देखे इनके साथ क्या हुआ है, और जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी तय हो, उस कंपनी के भी, म्यूनिसिपैलिटी के भी और मोरबी के उन अफसरों की भी जो आंख बंद करके इस तरीके से इस घटना के लिए जिम्मेदार है। अंकित त्यागी, मोरबी, एनडीटीवी। आपने ऐसे बड़े परिवार हैं, एक और परिवार था, मैं उनसे मिलने गया, वो अपने पत्नी और 3 बच्चों के साथ यहाँ पर घूमने आए थे। उनकी जान बच गई, लेकिन उनकी पत्नी और तीनों बच्चे इस हादसे में मारे गए। काफ़ी रोष में थे, गुस्से में थे, बात नहीं करना चाहते थे, और ऐसे समय में आप किसी से क्या पूछ लें, ऐसा क्या कह दें कि उनको शायद थोड़ा सा ठीक लगे, थोड़ा बेहतर लगे। हमने भी कोशिश नहीं करी उन्हें ज़बरदस्ती उनसे ये सवाल पूछने की, लेकिन कई लोग जो यहाँ पर लापता अभी भी हैं, परिवार वाले उनके अभी भी उन्हें ढूंढ रहे हैं, कई ज़ख्मी भी हुए। उन लोगों ने क्या देखा, उन पर क्या बीती? मेरी सहयोगी तनुश्री पांडे मोरबी के सिविल अस्पताल पहुंची। वहां पर उन्होंने उन लोगों से बात की जो इस हादसे में घायल हुए। उन्होंने अपनी आप बीती एनडीटीवी को बताई। हम इस वक्त मोरबी के सरकारी अस्पताल के अंदर मौजूद है, जहां कल से 100 से ज्यादा लोगों को भर्ती कराया जा चुका है। मैं आपको बता देती हूँ कि मोरबी में जो ब्रिज कल गिरा है, जो ब्रिज कल कोलैप्स हुआ है, उसमें 140 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं, बहुत से लोगों को डिस्चार्ज किया गया है, बहुत अभी भी अपनी जान के लिए अस्पताल में जूझ रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी ऑन है, बहुत से डेड बॉडीज को अभी भी रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। पर अस्पताल में जो माहौल है वो बहुत ही दुखदायी माहौल है, क्योंकि जो परिवार वाले हैं वो सिर्फ परिवार वाले ये इसी चीज की राह देख रहे हैं कि कब उनके अपने आंखें खोलेंगे। सर, आपसे बहुत माफी चाहूंगी इस वक्त आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, आप नाम बताइए। अश्विन अर्जुन भाई। अश्विन भाई, आप कल उस ब्रिज पे मौजूद थे जब ये दुर्घटना हुई? कितने बजे का समय रहा होगा? 6:30 बजे। और कितने लोग उस ब्रिज पे होंगे? 400 से 500 जना था। 400 से 500। आप मुझे आपने टिकट कोई खरीदा था? आप मुझे दिखा पाएंगे टिकट कोई? तो ये वो टिकट है, मैं आपको दिखा दूं, ये अश्विन भाई हमें दिखा रहे हैं। 17 रुपए का ये टिकट है जो सभी लोगों को बेचा गया था, और इसमें ओरेवा का आप इसमें देख सकते हैं, इसमें ओरेवा कंपनी का ब्रांडिंग भी आपको दिखेगा। तो सीधी सी बात है कि ओरेवा कंपनी, जिसको सरकार ने ये टेंडर दिया था, कॉन्ट्रैक्ट दिया था ब्रिज को रेनोवेट करने के लिए, उन्होंने टिकट देकर 500 लोगों को, करीब 400 से 500 लोगों को ये टिकट बेचा, जबकि ब्रिज की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 100 से 150 लोगों की थी। आप मुझे एक बात बताइए अश्विन भाई, जब आप वहां टिकट खरीद रहे थे, कितने लोगों को टिकट बेचा गया? हम जब टिकट खरीद रहे थे 60-70 लोगों तो इन्हें हमारे सामने बेची। अच्छा, और कितने लोग ब्रिज पे थे? बीच पे तो आता था, सब लोग आ रहे थे। फिर भी कितने लोग रहे होंगे? फिर भी आखा बीच पर तो 700-800 लोग रह गए, पर वो टूटा नहीं है। 400-500 लोग 400-500 लोग रहे होंगे जब ब्रिज टूटा। तो आप लोग घूमने गए थे वहाँ? हाँ, हम घूमने के लिए गए। घूमने गए थे। आप इनके रिश्तेदार हैं? मेरी छोटी बहन है। आपकी छोटी बहन है, तो ये अभी भी बहुत जख्मी है। किस तरीके से ये दुर्घटना हुई, आपको क्या लगता है कि ये किस? पता, हम लोग यहाँ नहीं थे कोई भी, ये थी, और दूसरी मेरी बड़ी छोटी बहन है ना, वो साथ में, हम में से कोई भी नहीं। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, इतने लोगों की मृत्यु हो गई, किस तरीके से आप लोग उभर रहे हैं? अभी तो एक हमारी और औरत चली गई, हमें कुछ पता नहीं चलता कि हम लोग क्या आपको जवाब। इनकी छोटी बेटी है, ये छोटी बेटी इनकी है। तो ये एक छोटी बेटी, यहाँ पे एक छोटी सी जो लड़की है, इनकी छोटी बेटी है। आप समझ सकते हैं, आप उस बच्चे की आंखों में देखिए कि उसको कुछ नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता कि कल क्या सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, क्या ब्रिज का रेनोवेशन हुआ। वो बच्ची सिर्फ कल शाम से इस में बैठी हुई है कि कब उनकी माँ उठेंगी और उनके साथ घर जाएंगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी एक दुर्घटना रही है, और लोग किस तरीके से झेल रहे हैं सिर्फ इस वजह से, क्योंकि सरकार ने और जो सभी जो अथॉरिटीज हैं, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी ओरेवा ग्रुप हो, किसी ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरे तरीके से नहीं निभाया, प्रोटोकॉल्स पे ध्यान नहीं दिया, बिना किसी एनओसी के उस ब्रिज को खोला गया, जिससे कि ये दुर्घटना हुई। अभी भी रेस्क्यू मिशन ऑन है, और अभी भी और डेड बॉडियों को और शवों को खोजने की कोशिश की जा रही है। मैं तनुश्री पांडे, कैमरा पर्सन रजनीकांत के साथ, गुजरात, मोरबी से एनडीटीवी। कई सवाल हैं
इस पूरे हादसे को लेकर। ये तो थी उन लोगों की कहानी जिन्होंने अपनों को खोया, जिनके दुख का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और मोरबी में अगर आप जाएंगे तो अब लोग गलियों को इस बात से पहचान रहे हैं कि वहाँ वो फलाह परिवार है जिसके 7 लोग मारे गए, कहीं पर फलाह परिवार है जिसके 3 लोग मारे गए। शायद मोरबी की कई गलियों की अब पहचान इस तरीके से बन गई है। लेकिन इससे सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। सवाल खड़े होते हैं ना सिर्फ उस कंपनी पर जो अब तक अपने आप को ट्यूबलाइट, एलईडी बल्ब, घड़ी, फ़ोन, कैलकुलेटर ये सब बनाने वाली कंपनी बताती थी। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से अगर आप 24 किलोमीटर दूर जाएं तो वहाँ पर आपको एक बड़ा बहुत सड़क के दोनों तरफ मोरबी राजकोट हाईवे पे, मैं आज क्योंकि वहाँ गया था, दोनों तरफ आपको अजंता प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड और ये ओरेवा कंपनी की कई सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखेंगी। कम से कम 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमने देखी, तीनों आज बंद थी। उसके सामने एक टाउनशिप बनाया है और उसके साथ साथ एक पार्क बना हुआ है, 3 बड़े फार्म हाउस बने हुए हैं। तो ये जो ग्रुप है ये काफ़ी बड़ा ग्रुप है। लेकिन सवाल इस बात पर उठते हैं कि घड़ी बनाने वाली कंपनी, एलईडी बनाने वाली कंपनी अब अपने आप को बताते हैं कि वो ई मोटरसाइकिल बना रहे हैं। ऐसी कंपनी क्या उसके पास इस तरीके के सस्पेंशन ब्रिज को, जो कि आज़ादी से पहले का सस्पेंशन ब्रिज है, जिसकी देखरेख के लिए बहुत चुनौती है, उसके लिए बहुत टेक्निकल एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है, क्या उस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना चाहिए था? हमने आज सुबह एनडीटीवी ने जो एग्रीमेंट हुआ मोरबी की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और अजंता प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड के बीच में, उस करार को हमने देखा। उसमें बड़े सीधे सीधे आसान शब्दों में मार्च में करार था, लिखा गया था कि 15 साल के लिए आपको ये दिया जा रहा है, 8 से 12 महीने में आपको पूरा काम खत्म करना है, उसके बाद आप इसे जनता के लिए खोल दीजिए, टिकट इस पर लगा दीजिए, हर साल टिकट का पैसा बढ़ा दीजिए। लेकिन इस कंपनी ने क्या किया, अप्रैल में काम शुरू करके 7 महीने के अंदर अंदर अक्टूबर में 24 तारीख को फीता काट दिया। कहा, बड़े बड़े दावे किए कि अब ये अगले 10 साल तक मजबूत रहेगा। 26 तारीख से लोगों को टिकट देकर इस ब्रिज पर, इस पुल पर आने दिया गया। इतनी भीड़ रविवार को पहुंची कि इस पुल के जो हिस्सों को, जो तार को, जो मेन वायर को उन्होंने ठीक तरीके से रिपेयर नहीं किया था या नहीं बदला था, वो इस वजन को सह ना सका और ये पुल टूटा। और इतनी ऊंचाई से कुछ लोग इस ज़मीन पर आके गिरे, कुछ डूबकर इस नदी में अपनी जान गंवा बैठे। हमने इसको पूरी पड़ताल की, लोगों से बातचीत की, क्या निष्कर्ष निकला इस रिपोर्ट में। पिछले हफ्ते मोरबी सस्पेंशन ब्रिज के फिर से खोले जाने की ये तस्वीरें। ये हैं जयसुख भाई पटेल और उनका परिवार। जयसुख भाई उस फर्म ओरेवा के प्रमुख हैं जिसने इस पुल की मरम्मत करवाकर 5 दिन पहले 26 अक्टूबर को उसे फिर से खोल दिया था। ओरेवा नाम की उनकी कंपनी घड़ी, कैलकुलेटर, एलईडी लाइट्स और ऐसे अन्य सामान बनाने के लिए जानी जाती है। ये ओरेवा कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग हब है और ये बड़ा बोर्ड कहता है कि ये कंपनी घड़ियां बनाती है, अलार्म क्लॉक्स बनाती है, टेलीफोन बनाती है, कैलकुलेटर बनाती है, सीएफएल बनाती है, पर कहीं पर भी ये कंपनी पुल बनाती है या उनकी मरम्मत करती है ऐसा ना तो दिखाया गया है, ना ही उसके बारे में कोई जिक्र है। बड़ा सवाल यही है कि बिना टेंडर के क्यों एक ऐसी कंपनी जो घड़ी बनाती है, जो सीएफएल बनाती है, उसको ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। पुलिस ने सस्पेंशन ब्रिज हादसे में जो एफआईआर दायर की है उसमें कहा गया है कि जिन व्यक्तियों या एजेंसियों को इस केबल ब्रिज के मरम्मत, रखरखाव और मैनेजमेंट का काम सौंपा गया था, उन्होंने मरम्मत और रखरखाव का काम ठीक से नहीं किया। जैसे उन्होंने पुल का ठीक से क्वालिटी चेक नहीं किया और उसकी उचित देखभाल और मैनेजमेंट नहीं किया। इस गंभीर लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के चलते 26 अक्टूबर 2022 को यह पुल जनता के लिए खोल दिया गया, जबकि ये आशंका थी कि ऐसा करने से लोगों को चोट लग सकती है और मौत भी हो सकती है। इसी कारण कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। ये पुल तब टूटा जब एक पुराना केबल जो मरम्मत के दौरान बदला नहीं गया था, वो लोगों के बोझ के आगे टूट गया। इससे एक झटके में पुल पर खड़े करीब 300 लोग सीधे नीचे नदी में गिर गए।
वैसे कई साल से ये बात उठ रही थी कि 100 साल पुराना ये सस्पेंशन ब्रिज कितना खतरनाक साबित हो सकता है। एनडीटीवी की जांच में कई बातें सामने आई हैं। पिछले हफ्ते ही ओरेवा के मालिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनकी कंपनी ने पुल की नए सिरे से मरम्मत का काम एक छोटी कंपनी को सौंप दिया था, जिसमें 2 करोड़ रुपए की लागत आई। હવે આ બ્રિજ છે એ હેંગિંગ બ્રિજ છે અને હેંગિંગ બ્રિજને હેંગિંગની જે કંઈ પણ વસ્તુ છે એ રાખવા માટે થઈને એ टाइपની ऐसे पुल की नए सिरे से मरम्मत के लिए हमने जिंदल जैसी कंपनियों से तकनीकी पहलुओं पर सलाह ली। तकनीकी जरूरत के मुताबिक पुल के लिए सामान मंगवाया गया। प्रकाश भाई की कंपनी भी इसमें शामिल थी, जिन्होंने 2007 के भूकंप के बाद मरम्मत का कुछ काम किया था। हमने नए सिरे से मरम्मत का काम उन्हें दिया और इसका पूरा बजट करीब 2 करोड़ रुपए आया। हमने पुल की 100% मरम्मत कर दी है। જે કંઈ પણ ડેમેજ હતો ત્યારે બી એમને રિપેર કર્યું ને એને જ આપેલું ને અંદાજે 2 કરોડ રૂપિયાની આસપાસના ખર્ચે આ 100% રિનોવેટ અમે લોકોએ કરેલું છે। ओरेवा कंपनी को एंट्री फीस लेकर पुल का प्रबंधन 7 साल के लिए करना था। ये फीस हर साल बढ़ाई जानी थी। આપણે જે કલેક્ટર કચેરી કલેક્ટર શ્રી મોરબી અને મોરબી નગરપાલિકાના मुझे ठीक एग्रीमेंट याद नहीं है। हम अगले 7 साल में हर साल 1 से 2 रुपए बढ़ाएंगे। हमारी कंपनी ऑपरेशन, मेंटेनेंस और लाइटिंग संभालेगी। लाइटिंग के लिए हमने अहमदाबाद की एक कंपनी को जिम्मा दिया है, जो जल्द ही रात के लिए सेटअप लगाएगी। લાઇટિંગનું બધું કામ અમે લોકો અમદાવાદની એક કંપનીને આપેલું છે, જે ધીરે ધીરે ચાલુ કરવામાં આવશે। ओरेवा कंपनी के मालिक का दावा था कि मरम्मत के बाद पुल अगले 8 से 10 साल चल जाएगा, लेकिन वो 1 हफ्ते भी नहीं टिक पाया। हैरानी की बात यह है कि मरम्मत करने वाली कंपनी को खुद इस पुल की मजबूती पर संदेह दिख रहा था। हमने नई तकनीकी जरूरतों के आधार पर जो मरम्मत की है, उससे ये 8 से 10 साल चल जाना चाहिए। इस पर कोई सवाल ही नहीं है। यह है मोरबी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ओरेवा की फर्म अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के बीच टेंडर। इसके तहत पुल की नए सिरे से मरम्मत, रखरखाव और संचालन के लिए 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया। नए सिरे से मरम्मत में कम से कम 8 से 10 महीने लगने थे, लेकिन इसे 7 महीने से पहले ही खोल दिया गया। मोरबी से तनुश्री पांडे के साथ अंकित त्यागी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो इसके बाद ये जो इतने सारे सवाल खड़े होते हैं, इसके बाद प्रशासन ने क्या किया? क्योंकि प्रशासन के ऊपर दबाव है, उन्हें भी दिखाना है कि हम कुछ काम कर रहे हैं। चुनाव का समय है, नेताओं से सवाल पूछे जाएं, इससे पहले उस कंपनी पर दोष मढ़ दिया जाए और उस कंपनी में भी उस कंपनी के उन अधिकारियों पर, उस निचले तबके के लोगों पर जिनका शायद इस कंपनी में डिसीजन लेने में, कोई किसी तरह का निर्णय लेने में कोई हाथ नहीं। आज 9 लोग पकड़े गए। उन 9 लोगों को सब ओरेवा कंपनी के हैं। उन 9 लोगों में से 2 ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर गार्ड का काम करते हैं, मामूली गार्ड, जिनका काम सिर्फ भीड़ को इधर उधर करने का था। उसके साथ साथ एक टिकट कलेक्टर जो टिकट यहाँ पर बांट रहा था, उसको भी आज पुलिस ने दबोच लिया। साथ ही साथ कुछ मैनेजर, मिड लेवल के कर्मचारियों को भी पकड़ा गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इस कंपनी को बिना किसी टेंडर के ऑर्डर मिल सकता है, ये काम मिल सकता है, तो इतनी आसानी से काम मिलने वाली इस कंपनी के डायरेक्टर्स को कब पुलिस पकड़ेगी? और साथ ही साथ उन म्युनिसिपल अधिकारियों का क्या, जिन्होंने 6 दिन तक अपनी आंखें बंद करके इतने सारे लोगों को टिकट दर टिकट यहां आने दिया और अंत में इस मौत के पुल पर उनकी जीवन लीला समाप्त हुई। मेरी सहयोगी तनुश्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंची, जहां पर पुलिस में जो लोकल आईजी हैं, उन्होंने ये जानकारी दी। मैंने जैसे आपको पहले बताया है, जो पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जिन लोगों का प्राथमिक तबक्के इनका रोल आया है, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है। अभी पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन है, मरम्मत के लिए ओनर्स की जिम्मेदारी भी बनती है। इसमें जिसकी जवाबदारी बनेगी, उसके विरुद्ध में पुलिस द्वारा भविष्य के अंदर जैसे जैसे स्टेटमेंट आएंगे, एविडेंस इकट्ठे होंगे, पुलिस द्वारा पकड़ा लिया जाएगा। आज बार बार आपने कई लोगों से ये सुना होगा, खासतौर से राजनेताओं से, आज का दिन नहीं है सवाल ना पूछें, आज सांत्वना का दिन है, आज लोगों को मरहम पट्टी करने का दिन है, आज रेस्क्यू ऑपरेशंस का दिन है। शायद आज ही का दिन है जब तीखे सवाल नेताओं से पूछे जाने ज़रूरी थे। तनुश्री पांडे ने गुजरात के गृह मंत्री से
सिर्फ यही सवाल पूछा कि फिटनेस सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया गया था, क्यों नहीं लिया गया था, चूक किसकी, उसके जवाब में उनके पास सिर्फ खामोशी थी। सर एक क्वेश्चन लेना चाहूंगी सर, ये जो ब्रिज खुला था इससे फिटनेस सर्टिफिकेट लिया गया था? सर गवर्नमेंट ने फिटनेस सर्टिफिकेट दिया था ओरेवा ग्रुप को? सर गवर्नमेंट हैज मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्लीज बता दीजिए हर्ष जी, आप यहाँ पे पूरी रात मौजूद थे सर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज टू आंसर, प्लीज सर। हर्ष सर प्लीज ये सवाल का जवाब दे दीजिए कि गवर्नमेंट ने एक फिटनेस सर्टिफिकेट दिया था कि नहीं था? So you can see here the Home Minister Harsh Sanghvi, who was stationed here all night, looking into the rescue operation. He did not answer our questions when we categorically asked him. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि वो गुजरात में हैं, सवाल उठ रहे थे कि क्या वो अपने कार्यक्रम को रद्द करके इस पूरे कार्यक्रम के बाद शायद मोरबी आएंगे। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी कश्मकश जो है वो कर्तव्य और मोरबी में जो दुखद घटना है उसके बीच की है। उन्होंने अपने कार्यक्रम जारी रखे। आज शाम को एक हाई लेवल मीटिंग भी की, उसके कुछ चित्र आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। प्रधानमंत्री ने बनासकांठा में एक सभा को संबोधित करते हुए जब मोरबी के बारे में बात कर रहे थे तो उनका गला भर आया, उनका दुख कुछ इस तरह से व्यक्त हुआ। काले मोरबी में आ भयंकर पीड़ादायक मन बहुत व्यथित હતું। હું દુવિધામાં હતો કે આ વિકાસના કામો છે, બનાસકાંઠામાં પાણીનું મહાત્મ્ય કેટલું છે હું જાણું છું, કાર્યક્રમ કરું કે ન કરું, પરંતુ આપનો પ્રેમ, આપના પ્રત્યેનો મારો સેવાભાવ અને કર્તવ્યથી બંધાયેલા મારા સંસ્કાર, એના કારણે મન મજબૂત કરીને તમારી વચ્ચે આવ્યો। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ भावुक थे, वहीं राहुल गांधी से जब ये सवाल पूछा गया कि मोरबी की घटना के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, उन्होंने इस पर राजनीति करने से मना करते हुए कहा कि ये समय लोगों को सांत्वना देने का है, ना कि ब्लेम गेम का। I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस मौके पर ट्वीट करते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कई सवाल उन्होंने उठाए। मोरबी के म्युनिसिपल कमेटी में उन्होंने सवाल पूछे कि मोरबी की म्युनिसिपल कमेटी ने इस कंपनी के साथ करार जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो है, वो साइन क्यों किया था, कब किया था, अनुबंध की शर्तें क्या थी, पुल पर लोगों को अधिकतम संख्या क्या तय हुई थी, रविवार को ठेकेदार ने कितने लोगों को टिकट जारी किए थे, टिकट की दर किस दर पे बेचे गए थे, पुलिस ने पुल की क्षमता से ज्यादा टिकट बेचने की अनुमति क्यों दी। ऐसे कई सवाल, करीब 10 सवाल दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके पूछे। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया ने भी ट्विटर के माध्यम से बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि इससे भयानक और क्या हो सकता है जब मोरबी के डीएम खुद इस पुल को प्राइवेट कंपनी को देने से इनकार कर दिया हो, तो गांधीनगर से किसी बड़े नेता का फोन आया और फिर नगर निगम ने ये पुल प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया। सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या डीएम ने मना किया था, क्या कोई राजनीतिक दबाव था, जो ये पूरा जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम हुआ। मैं जाने से पहले कुछ छोटा सा आपको और कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। कुछ लोग यहाँ खड़े हुए थे और वो अपने फ़ोन में कुछ चित्र यहाँ पर दिखा रहे थे। ये भाई साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप मुझे फ़ोन में किसी की तस्वीरें दिखा रहे थे। वो मेरा दोस्त था। दिखाएंगे ज़रा मुझे तस्वीरें। वो भी यहाँ पर आए थे आपके दोस्त? हाँ, वो भी आए। क्या नाम है आपका? उसका मेरा नाम पंकज। पंकज नाम है आपका? और ये आपके मित्र हैं, क्या नाम है इनका? इसका नाम पंकज है। इसका भी नाम पंकज है। कहाँ रहते हैं आप पंकज? मैं इधर ही रहता हूँ। और ये आपके पड़ोसी थे? हाँ, मेरे पड़ोसी। क्या उम्र थी इनकी? उसकी उम्र थी
20 साल थी। और ये यहाँ थे कल? हाँ कल थे, दोनों थे। इसको दोबारा जरा फोन को अपने ऑन करोगे? हाँ, ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये इनके 2 मित्र थे। इनका क्या नाम था? इसका नाम मनीष। पंकज और मनीष। इनका नाम है पंकज, इनका नाम है मनीष। दोनों 20-21 वर्ष के युवा इनके मित्र थे। कल इसी पुल पर थे और हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। हादसे में। तो आप अभी यहाँ पर अपने दोस्तों को याद करने आए? हाँ, याद करना है। बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल क्षण है। बहुत सारे लोगों के लिए ये ऐसा घाव है जो जीवन भर शायद लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। मैं एक और छोटी सी आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मुझे लगता है उसके बाद हमें एक कमर्शियल ब्रेक भी लेना होगा, लेकिन वो दिखाने से पहले जी बताइए। कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये कपड़ों का जो गट्ठर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये गट्ठर इस बात की अब याद दिलाएगा कि यहाँ पे जो आसपास के लोग थे वो ये सब कपड़े, चादर, ये सब चादरें हैं जो लेकर यहाँ पहुँचे थे। और ये चादरें इसलिए लेकर पहुँचे थे क्योंकि कल रात को इस नदी से लाशें एक के बाद एक निकलती ही जा रही थी। उन्हें ढकने के लिए प्रशासन के पास पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। आसपास के लोगों के हाथ में जो आया वो इकट्ठा करके इस पुल के नीचे यहाँ छोड़ गए कि और लाशें निकलेंगी तो उन्हें ढकने के लिए कम से कम कफन तो यहाँ मिल जाएगा। ये है मोरबी की जो लोग हैं, इस पूरे शहर के जो लोग हैं, उनके आंसुओं की कहानी। छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं और आपको उसके अलावा प्राइम टाइम पर देश की और दुनिया की बाकी खबरें भी बताएंगे। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की, जहां पर प्रोजेक्ट्स जो हैं, सरकारी प्रोजेक्ट्स, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसको लेकर वहां पर जबरदस्त राजनीतिक तनातनी चल रही है। आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया है कि नई शिंदे फडणवीस की जो सरकार है उसके आते ही कई सारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अपने अपने प्रोजेक्ट्स, अपने अपने बड़े जो उनके मंसूबे हैं इन्वेस्टमेंट के, वो महाराष्ट्र से बाहर लेकर जा रहे हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनके आते ही कई सारे हजारों करोड़ के नौकरी वाले देने वाले प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में वापस आ रहे हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार की नाकामी को गिनाते हुए कहा कि अब ये सरकार निर्णायक है। देवेंद्र फडणवीस ने पहले राज्य में आने वाले इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया और बाद में आरोप लगाए कि महाराष्ट्र से बाहर जो प्रोजेक्ट्स गए हैं उसके लिए महाविकास आघाड़ी सरकार जिम्मेदार है। जो प्रकल्प मार्च 21 में ही गुजरात चला गया, जिस समय महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की एमवीए की सरकार थी, आज बताया जा रहा है कि वो प्रकल्प हमारे समय गया है। सैफरान का जो प्रकल्प 1 साल पहले शुरू हो गया वो बताया जा रहा है, जो हैदराबाद गया वो बताया जा रहा है कि हमारी सरकार में गया। एक प्रकार से महाराष्ट्र को बदनाम करने का षड्यंत्र महाविकास आघाड़ी के लोग कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में 3 बड़े प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से बाहर दूसरे राज्यों में गए हुए हैं। राज्य में शिंदे सरकार आने के बाद से आदित्य ठाकरे राज्य के बाहर जाने वाले प्रोजेक्ट को लेकर हमलावर रहे हैं। पिछले महीने गुजरात सरकार ने वेदांता फॉक्सकॉन के साथ सेमीकंडक्टर बनाने के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ का करार किया है। 2015 से इस प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र में लाने की कोशिश की जा रही थी। केंद्र सरकार की ओर से 3 बल्क ड्रग पार्क बनाए जा रहे थे और हर एक प्रोजेक्ट की कीमत 1000 करोड़ की थी। इसके लिए महाराष्ट्र को एक प्रमुख दावेदार माना जा रहा था, लेकिन ये प्रोजेक्ट गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश चले गए। पिछले गुरुवार केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि टाटा और एयरबस मिलकर भारतीय वायुसेना के लिए C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट की कीमत 22,000 करोड़ रुपए है और इस प्रोजेक्ट को भी गुजरात ले जाया गया। आदित्य ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के आरोपों को गलत बताया।
फेक नैरेटिव का हमने अभी सीखा नहीं उनसे और सीखना भी नहीं चाहते। जो भी है लोगों के सामने अभी जो मैंने टाइमलाइन पढ़ के दिखाई, वेदांता फॉस्कॉन हो, मेडिकल डिवाइस पार्क हो, बेल ड्रग पार्क हो, प्रस्ताव तो हमने दिए थे। जो भी मेरिटोरियस हम मांग रहे थे वो हमारे हिस्से में नहीं आया, हमारे राज्य के हिस्से में। दुख इसी बात का है। इस पूरे मामले में राज्य के दूसरे पार्टी भी बयान देते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर इस मुद्दे को उठाया, तो वहीं राज ठाकरे भी इस मुद्दे पर बात करते नजर आए। पंतप्रधान हे देशाचे आहेत, प्रधानमंत्री देश के हैं और उनके लिए सभी राज्य समान होने चाहिए। एक राज्य हे त्यांच्या समान मुलांसारखं असलं पाहिजे। दुख इस बात का है कि जो प्रोजेक्ट बाहर आ रहे हैं वो गुजरात जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का विचार विशाल होना चाहिए और वो देश का होना चाहिए। देशाचा असला पाहिजे। महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स राज्य के बाहर जा रहे हैं और इसे लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष और सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और अब ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये एक चुनावी मुद्दा भी बनने वाला है। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाडिक और राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। वहीं जमाते उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने 45,000 मदरसों के संचालकों के साथ एक अहम बैठक देवबंद में की। इस बैठक में उन्होंने कहा कि वो किसी भी शिक्षा बोर्ड के साथ मदरसों को जोड़ने के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए गए सर्वे कार्यक्रम का उन्होंने समर्थन किया। रास्ते में गाड़ी खड़ी। उत्तर प्रदेश के लगभग 45,000 मदरसों के संचालक जब दारुल उलूम देवबंद में साथ बैठे तो कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी। कोई भी मदरसा सरकारी सर्वे का विरोध नहीं करेगा, ये तय हुआ। मदरसे किसी भी बोर्ड से अपने आप को संबद्ध नहीं कराएंगे। बच्चों को 5वीं तक स्कूली शिक्षा मदरसों में ही दी जाएगी और मदरसों में पढ़ाए जा रहे इस्लामिक पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं किया जाएगा। देश के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के नेता मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि दुनिया का कोई भी बोर्ड मदरसों की स्थापना के मकसद को नहीं समझ सकता, इसलिए मदरसों के किसी बोर्ड से जुड़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। हमारे मजहबी हक में और सरकार के अंदर कोई टकराव होता है या नहीं। आप एक मदरसे को क्यों लेते हैं? आप अगर मदरसे को पकड़ते हैं इसका मतलब यह है कि मेरी मस्जिद को पकड़ रहे हैं। हम आज किसी गवर्नमेंट को ये नहीं समझते कि वो हमें मजहबी एतबार से मुल्क में जीने का हक नहीं देते हैं। हम नहीं आज ये समझ रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि यूपी सरकार ने जो सर्वे कराए हैं वो मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए हैं। बीजेपी का आरोप है कि अरशद मदनी जानबूझकर मदरसों के बच्चों को पिछड़ा रखना चाहते हैं। सरकार की नीयत है कि मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दीनी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा भी मिले, जिससे वो अन्य विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों से प्रतिस्पर्धा कर सके। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मदरसों के सर्वे के बाद दारुल उलूम सहित गैर सरकारी मदरसों को गैर मान्यता प्राप्त बताए जाने के बाद दारुल उलूम देवबंद का ये बड़ा बयान सामने आया है और इसके कई तरह के मायने निकाले जा सकते हैं। देवबंद से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी।